नमस्कार, आपका स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आज की चर्चा हम अनुबंध प्रबंधन पे रखेंगे और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक अनुबंध क्या होता है। हमने देखा कब हम एक अनुबंध को वैध, वैलिड या इनवैलिड करारते हैं। आज का हमारा लेक्चर एक अच्छे अनुबंध के अनिवार्य तत्व एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं उस पर हम देखेंगे कि एक अच्छे अनुबंध में क्या क्या होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के 3 C's हैं। सबसे पहला सर्टेनिटी या निश्चितता, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो भी उद्देश्य हो वह निश्चित हो, हमें पता हो हम क्या चाहते हैं। फिर जो भी दायित्व पूरा करने वाले हैं, फिर दायित्व को पूरा करने की प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट हो। साथ ही साथ जो भी संबंधित पक्ष हैं उनके मध्य कम्युनिकेशन रहे। तो किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी है कि सर्टेनिटी, कमिटमेंट और कम्युनिकेशन एक साथ रहे। और हमने यह भी देखा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के यह कुछ मुख्य बिंदु होते हैं: जनरल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, समझौता, एग्रीमेंट, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार अनेक बिंदुओं को इन सभी में जोड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी हम अनुबंध बना रहे हैं वह अच्छा है। इसके अंदर कुछ 16 पहलू हैं। हम एक एक करके उन 16 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अनुबंध के पक्ष, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, हम देखेंगे अनुबंध का उद्देश्य, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए ताकि वह एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बने। फिर हम देखेंगे कि अनुबंध हेतु जो भी शासकीय नियम हैं वह किस प्रकार लिखे जाने चाहिए। कार्यक्षेत्र, मूल्य, समय अनुसूची और अप्रत्याशित घटनाएं, ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं पर किस प्रकार की चर्चा एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि इंस्पेक्शन या निरीक्षण किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। फिर इंश्योरेंस, बीमा, अनुबंध का समापन, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण स्थल की सफाई, क्लियरिंग ऑफ साइट के बारे में जानकारी, वारंटी के बारे में जानकारी, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं और उनकी क्या महत्वता होती है, पेनल्टी, दंड, क्लोजर, किस प्रकार समाप्ति दर्शाई जाती है, और अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का किस प्रकार समाधान किया जाता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अनुबंध के पक्ष, पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। आमतौर पर यहाँ पर लिखा जाना चाहिए कि ऑथराइजेशन या अधिकार किसके पास है और पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अनुबंध कर रही है। अब हो सकता है वह अनुबंध मालिक ने या टॉप मैनेजमेंट ने किया होगा, लेकिन जब यह निर्माण कार्य किया जाएगा तो यह कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा और ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य के दौरान जिन्होंने इस अनुबंध पे साइन किया था वह उपलब्ध हों। इसीलिए ऑथराइजेशन, अधिकार, साथ ही साथ पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है। जो कंपनी के मालिक हैं या जो भी टॉप मैनेजमेंट है वह बताती है कि उनकी तरफ से कौन है जो साइट पे रहेगा और किसके पास अधिकार है कि वह कंपनी के बिहाफ पर निर्णय ले सके। इस प्रकार की सभी जानकारी इस सेक्शन अनुबंध के पक्ष में रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनुबंध का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें किस प्रकार की जानकारी रहती है। सबसे पहला
है कंसिडरेशन और प्रतिफल। यहाँ पर लिखा जाता है स्पष्ट रूप से कि क्या कार्य करवाया जाना है और उस कार्य को करवाने के लिए क्या प्रतिफल या फिर कंसिडरेशंस रहेंगे। इस बारे में बहुत क्लियरली और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। साथ ही साथ अगर कोई अन्य दायित्व या कोई दूसरे ऑब्लिगेशंस हैं तो वो भी यहाँ लिखे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि गवर्निंग लॉज या अनुबंध हेतु शासकीय नियम में क्या क्या आता है। सबसे पहला, जो भी हमारे पक्ष हैं उनकी प्रतिष्ठा की जानकारी। उसके बाद जो भी कार्य कराया जाना है उसमें क्या क्या नियम लागू होंगे, कौन से अधिनियम या एक्ट्स लागू होंगे उसकी जानकारी। फिर यहाँ पर यह भी दर्शाया जाता है अगर किसी कारण विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में क्या लागू होगा, अधिनियम या फिर अनुबंध की शर्तें, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। ऐसा कई बार होता है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वह प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर कुछ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि वह हो सकता है कि अधिनियम से थोड़ा सा अलग हो। तो इसके बारे में जानकारी कि अधिनियम में जो भी परिवर्तन किया गया है उसका क्या उद्देश्य है वह बहुत ही अच्छे से लिखा रहना चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानकारी रहना चाहिए कि क्या सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड है। क्या हम एक छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को उपठेका दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो किन कार्यों के लिए दे सकते हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड नहीं है या अलाउड है, यह सभी जानकारी रहती है। इसके बाद अनुबंध में यह जानकारी भी रहती है कि अगर कोई कार्य किया जा रहा है जिससे मान लीजिए अगर कोई पेटेंट आता है तो वह पेटेंट की मालिकाना हक किसका होगा और कॉपीराइट्स किसके पास रहेंगे। इस प्रकार की सभी जानकारी उपलब्ध रहनी चाहिए। आइए अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ वर्क। यह सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसमें लिखा जाता है कि जो भी हम अनुबंध बना रहे हैं उसमें क्या कार्य है जो किया जाना है। कोई भी स्कोप ऑफ वर्क कुछ इस प्रकार दिखता है। उसमें लिखा रहता है कि दायरे में ये आता है, लेकिन आपका कार्य सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इससे संबंधी सभी सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली कोई भी अन्य वस्तु वह भी आपके ही कार्य क्षेत्र में है। अंग्रेजी में अगर मैं इसे पढ़ूं तो यह लिखा जाता है, स्कोप इंक्लूड्स डैश बट नॉट लिमिटेड टू डैश एंड एनी अदर आइटम कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सेफ ऑपरेशन। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कार्य है कि आपको फुटिंग डालना है। आप एक कॉलम की फुटिंग डालना चाहते हैं तो स्कोप हुआ, स्कोप इंक्लूड्स प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट फॉर अ फुटिंग। हमें एक फुटिंग का कंक्रीट करना है तो यह स्कोप हुई। लेकिन उस कार्य को करने के लिए कई अन्य कार्य होंगे। हो सकता है उस ज़मीन की साफ़ सफाई करना हो सकता है वहाँ पे पीसीसी करना हो सकता है वहाँ पर सरिये का जाल बांधना हो, उसके बाद मान लीजिए वहाँ का फोमवर्क करना हो और उसके बाद कंक्रीटिंग आने वाला है। तो हो सकता है अनुबंध कहता हो कि स्कोप ऑफ वर्क है कंक्रीटिंग, लेकिन कंक्रीट करने के लिए जो भी अन्य गतिविधियों का होना ज़रूरी है वह सब इस दूसरे डैश जहाँ पे हम लिख रहे हैं बट नॉट लिमिटेड टू, यहाँ पर आती हैं और जो हमारा मेन कार्य है वो यहाँ पर आता है। तो अगर इसे हम देखें, हम लिखेंगे दायरे में आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, लेकिन साथ ही साथ आपको आरसीसी करने के लिए जो भी गतिविधियां करनी है वह सब यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार स्कोप ऑफ वर्क लिखा जाता है। और इसके अलावा यह भी लिखा जाता है कि मान लीजिए किसी कारण से वेरिएशन होता है, जो हमने बात की थी उससे मान लीजिए किसी कारण से ज़्यादा काम होता है या कुछ अलग काम होता है, तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो हम किस प्रकार निर्णय लेंगे उसकी जानकारी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। यह लिखा होता है कि किसी भी अतिरिक्त कार्य के बारे में किस प्रकार पेमेंट होगा,
अगर मान लीजिए वक्त बढ़ता है तो किस प्रकार अतिरिक्त समय निर्धारित होगा। यह सभी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में यह बहुत आम बात है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, निर्माण आगे बढ़ता है, कुछ नई गतिविधियां आती हैं जिसके बारे में पहले नहीं सोचा होता है। तो अगर एक अच्छा अनुबंध बना है तो उसमें पहले ही लिखा होगा कि अगर इस प्रकार का कोई भी वेरिएशन आता है या अतिरिक्त कार्य आता है तो उसे किस प्रकार किया जाएगा और उसके लिए किस प्रकार पैसा दिया जाएगा। यह जानकारी होने से डिस्प्यूट्स, जो भी विवाद हैं, वह कम हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो जानकारी एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में दी होती है वह है मूल्य की, प्राइस की। इसमें लिखा होता है कि क्या हमारी स्थिर या फिक्स्ड प्राइस रहेंगी, कितना पैसा कार्य करने पे मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी कोई भी प्राइस या ऐसा कोई भी मूल्य जो परिवर्तनीय है, वेरिएबल है, उसकी जानकारी भी रहती है। फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट क्या है, यह हम एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल, कुछ सामान जो हमारे निर्माण कार्य में यूज़ होने वाले हैं, प्रयोग में आने वाले हैं, उनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई बार मालिक यह कहते हैं कि अगर किसी भी कारण से किसी सामान का मूल्य बहुत ज़्यादा अगर बढ़ता है या किसी कारण से उसका मूल्य कम होता है तो जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है, वह मालिक हमें देगा। इस तरह की जानकारी वेरिएबल क्लॉज में लिखी रहती है कि जो भी चीज़, जो भी वस्तु जिनका मूल्य वेरिएबल है वह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें लिखा रहता है कि बेस डेट या आधार तिथि क्या है, उसके बाद अगर परिवर्तन होता है तो उसका सूत्र, फॉर्मूला जिससे वह वेरिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वह क्या है, एक अधिकतम सीमा, मैक्सिमम कितने तक यह फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, कौन सा इंडेक्स या सूचक का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, उस तरह की जानकारी दी रहती है। और यह भी लिखा होता है कि मान लीजिए आप कोई सामान किसी विदेशी कंट्री, किसी बाहर की कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो हो सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वह बदल जाए। तो अगर वह बदलता है तो किस प्रकार मूल्य भी बदलेगा, इसकी जानकारी भी दी रहती है। साथ ही साथ यह भी लिखा रहता है कि अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के होने के कारण जो भी कर है, टैक्सेस हैं या ड्यूटीज़ हैं, वह किस प्रकार मानी जाएंगी या किस प्रकार कैलकुलेट की जाएंगी। तो हमने देखा कि एक अच्छे अनुबंध में सबसे ज़रूरी है कि प्राइजेस लिखी हों, मूल्य लिखे हों। मूल्य फिक्स्ड भी होते हैं जो स्थिर हैं कि आप इतना कार्य करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वह जानकारी भी रहती है। साथ ही साथ वह दूसरी जानकारी यह रहती है कि ऐसे जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं जो बदल सकते हैं, अगर वो बदलते हैं तो उनका कैलकुलेशन किस प्रकार होगा और यह निर्णय कैसे लिया जाएगा कि कितना अधिक भुगतान करना है, उसकी सभी जानकारी एक अच्छे अनुबंध में रहती है। अब हम अगली जानकारी की ओर चलते हैं। अगली जानकारी होती है समय अनुसूची, टाइम शेड्यूल। यहाँ पर किसी भी निर्माण कार्य की प्रारंभिक तिथि, स्टार्ट डेट, उसकी समाप्ति की तिथि, एंड डेट, उसकी पूरी होने में जो भी अवधि है, टोटल ड्यूरेशन, इस प्रकार की जानकारी रहती है। यहीं पर यह जानकारी भी रहती है कि मान लीजिए कुछ सामान या कुछ जगह जो मालिक देने वाला है वह कब तक दे देगा या किस दिन उन्हें देना अनिवार्य है। और इसी टाइम शेड्यूल या समय अनुसूची में यह भी लिखा रहता है कि अगर किसी प्रकार की देरी होती है, इसी समय अनुसूची टाइम शेड्यूल में डिलेस के बारे में, देरी के बारे में भी लिखा रहता है। देरी या डिलेस 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो ठेकेदार के कारण हो रहा है, कोई कार्य अगर ठेकेदार के कारण लेट होता है या देरी होती है तो उस पर किस प्रकार से उसे इवैल्यूएट किया जाएगा या उसका किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए मालिक के कारण कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें देरी होती है, तो अगर वैसी देरी होती है तो
क्या किया जाएगा? हो सकता है कि टाइम एक्सटेंशन दिया जाए, टाइम बढ़ा दिया जाए। यह भी हो सकता है कि अगर मालिक के कारण देरी हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं। तो वह सब जानकारी यहाँ पर रहती है। इसके बाद तीसरा देरी या डिले होता है ऐसे कुछ कारणों के कारण जो अन्य हैं, जो ना कि ठेकेदार जिनके लिए जिम्मेदार है, ना ही मालिक। आइए एक उदाहरण से हम यह समझते हैं। मान लीजिए किसी सड़क परियोजना के हेतु भूमि अधिग्रहण होना है, लैंड एक्विजिशन होना है और उसमें देरी हो रही है। अब आमतः आप मानेंगे कि यह देरी ओनर के कारण हो रही होगी, तो ऐसे कंडीशन पे हम ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वह लिखी रहती हैं कि अगर मालिक के कारण किसी भी प्रकार की देरी हो रही है तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। वहीं एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि एक ऐसी परियोजना है जहां कारखाने के ट्रसेस और रूफ के निर्माण के पहले इक्विपमेंट का इरेक्शन किया जाना है। अब जो उपकरण की खरीदी है और उसका जो निर्माण है, परचेज और इंस्टॉलेशन है, उसमें किसी कारण से देरी हो रही है, जिससे सिविल का जो कार्य है वह भी पूरा होने में देरी हो रही है। अब आप सोचिए, इस प्रकार अगर देरी हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? आप कह सकते हैं कि यह तो ठेकेदार की गलती हुई, तो ठेकेदार जिम्मेदार होना चाहिए। हो सकता है अनुबंध कुछ इस प्रकार बना हो जहां पर उपकरण का जो खरीदी है वह मालिक ने कहा हो कि वह खुद खरीद के देंगे। अब हम यह कह सकते हैं कि अगर मालिक खरीदने वाले थे तो यह देरी मालिक के कारण हो रही है, तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार की सभी जानकारियां सही समय पर एक अनुबंध में लिखी हों कि क्या किसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो अगर एक अच्छा अनुबंध है तो उसमें यह जानकारी लिखी रहती है कि क्या कार्य किसके स्कोप में है, किस कार्य के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है, किस कार्य के लिए मालिक जिम्मेदार है। अब हम अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है अप्रत्याशित घटनाएं। मान लीजिए ऐसा कुछ होता है जहां पर ऐसी घटना हो रही है जिसके बारे में पूर्व में जानकारी होना मुश्किल है। मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, या हम सब ने देखा कोविड-19 आया। यह कुछ इस प्रकार के बिंदु हैं जो कोई भी पहले से नहीं सोच सकता था। तो इस तरह का एक क्लॉज, फोर्स मेजर का क्लॉज हर अनुबंध में रहता है। उसमें लिखा रहता है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से एक्ट्स ऑफ गॉड या ऐसी क्या घटनाएं हैं जो अगर होती हैं तो वो फोर्स मेजर कहलाएंगी, अप्रत्याशित घटनाएं कहलाएंगी, जिसमें ऐसा माना जाएगा कि ना ही कॉन्ट्रैक्टर की गलती है ना मालिक की गलती है। एक अच्छे अनुबंध में यह सभी जानकारी बहुत अच्छे से शामिल होती है। इसमें कई बिंदु होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आता है या मान लीजिए बाढ़ आती है, तो हम कह सकते हैं कि यह पहले से प्रेडिक्ट करना या इस चीज़ की जानकारी होना मुश्किल था, तो यह फोर्स मेजर है। लेकिन मान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो फुटिंग के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढा खोदने में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अब यहाँ पर यह ऐसा पॉइंट है जहाँ विवाद हो सकता है, क्योंकि मालिक यह कह सकते हैं कि यह तो कॉन्ट्रैक्टर को ही ध्यान रखना चाहिए था कि जब वह एक्सकेवेशन करेंगे या जब भूमि खोदेंगे तो पानी निकल सकता है, तो उस पानी को किस प्रकार वो मैनेज करेंगे यह कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर यह भी कह सकता है कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि नीचे 3 मीटर नीचे इतना पानी निकलेगा। तो अगर एक अच्छा अनुबंध है तो वहाँ पर यह लिखा होगा कि अगर एक्सकेवेशन के समय पानी निकलता है तो क्या उसे फोर्स मेजर माना जाएगा या फिर वह किसकी जिम्मेदारी होगी। आमतौर पर पानी निकलना अगर वह एक नॉर्मल क्वांटिटी में निकल रहा है तो वह फोर्स मेजर नहीं कहलाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह जानकारी भी रहती है कि अगर किसी भी तरह का फोर्स मेजर होता है तो उसकी सूचना किस प्रकार दी जाएगी और किस समय तक दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का। एक अच्छे अनुबंध में यह जानकारी होती है कि निरीक्षण किस प्रकार होगा, कब होगा। कई बार यह भी लिखा रहता है कि आपको कुछ सामान किसी विशेष क्रेता से ही लेना है, कोई स्पेसिफिक परचेजर है उसी से आपको लेना है। कई बार यह लिखा होता है कि एक थर्ड पार्टी रहेगी जो इंस्पेक्शन करेगी। एक अच्छे अनुबंध में यह जानकारी भी रहती है कि यह निरीक्षण कब और कहाँ होगा, कितनी बार होगा, और इसका जो भी खर्च है, एक्सपेंसेस है, वो कौन उठाएगा। इस तरह की सभी जानकारी एक अच्छे अनुबंध में रहना चाहिए। फिर आता है इंश्योरेंस का क्लॉज। इंश्योरेंस में यह लिखा रहता है कि जो भी जोखिम या जिम्मेदारी है उसका कवरेज कितना होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस कौन लेगा, उसमें क्या क्या शब्दावली रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से कोई भी दुर्घटना जो लापरवाही के कारण हो रही है तो उसका दायित्व किसका होगा। जो भी प्रीमियम की राशि है, इंश्योरेंस लेने के लिए जो भी प्रीमियम है वह कौन भरेगा। और अगर किसी कारण से प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलता है या किसी कार्य के लिए कोई विस्तार करना पड़ता है या एक्सटेंशन करना पड़ता है तो किस प्रकार इंश्योरेंस की टर्म्स को बदला जाएगा, यह सब जानकारी बीमा में रहती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पहलू पर। अगला पहलू है अनुबंध का समापन, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर वह सभी जानकारी रहती है कि यह कैसे माना जाएगा कि एक अनुबंध पूर्ण हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। अब आप समझिए, एक अनुबंध विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। हो सकता है उसमें सिर्फ सप्लाई किया जा रहा हो, सिर्फ आपूर्ति की जा रही हो, तो हम कह सकते हैं कि यह अनुबंध का समापन जब हो जाएगा जब सामान डिलीवर हो जाए। लेकिन हो सकता है ऐसा एक अनुबंध हो जहाँ पर सप्लाई और इरेक्शन दोनों करना हो, तो अब यह लिखा जाएगा कि अगर सब सामान डिलीवर हो जाता है उसके बाद निरीक्षण या उसका निर्माण भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। हो सकता है उसकी टेस्टिंग या परीक्षण भी उन्हीं को करना है, कमीशनिंग भी उन्हें ही करना है। कुछ ऐसे अनुबंध भी हो सकते हैं जहाँ यह कहा जाए कि उसका जो भी परीक्षण है, संचालन है या ऐसी कोई भी अन्य गतिविधि है वह भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छे अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया हो कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी में क्या क्या आता है, क्या क्या कार्य वह करेंगे और कौन से कार्य वह नहीं करेंगे। इसके बाद एक अगला मुख्य पहलू आता है कि जो हमारा निर्माण क्षेत्र है उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पे कोई अतिरिक्त सामग्री बच जाती है। अब यह अतिरिक्त सामग्री को कौन हटाएगा या इस अतिरिक्त सामग्री पे किसका मालिकाना हक होगा, इस तरह की जानकारी यहाँ दी होती है। और तो और हो सकता है कि जो भी सामान इस प्रोजेक्ट पर आया है, इस निर्माण कार्य में यूज़ हुआ है, उसकी कुछ पैकेजिंग की सामग्री हो जिसे हटाना ज़रूरी है। तो इस तरह की कंडीशंस या डिटेल्स एक अनुबंध में लिखी होती हैं कि साइट का जो भी निर्माण क्षेत्र है उसकी सफाई का दायित्व किसका है। आगे आता है वारंटी। वारंटी में यह जानकारी रहती है कि वारंटी कब प्रारंभ हो रही है, उसका कमेंसमेंट कब हो रहा है, वारंटी कितने अवधि की है, उसका पीरियड क्या है, वारंटी का क्षेत्र क्या है, वारंटी क्या क्या कवर करेगी, क्या कवरेज है, और साथ ही साथ क्या दायित्व या लाइबिलिटीज़ हैं। इस प्रकार की सभी जानकारी वारंटी में दी गई होती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्लॉज जो आमतौर पर किसी भी निर्माण के अनुबंध में होता है वह है लिक्विडेटेड डैमेजेस। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है। मान लीजिए कि आप एक रिफाइनरी का निर्माण कार्य करा रहे हैं और किसी कारण से वह रिफाइनरी का निर्माण साल भर लेट हो जाता है। अब जो भी मालिक हैं उस रिफाइनरी के, वह आमतौर पर यह कह सकते हैं कि हमारी रिफाइनरी से हो सकता है करोड़ों का उत्पादन होने वाला था और साल भर में हम वह उत्पादन नहीं कर पाए, इसीलिए आप हमें वह पूरी राशि दें। लेकिन आपका तर्क यह भी हो सकता है कि
हम जो निर्माण कार्य कर रहे थे उसकी कुल लागत भी लाखों में ही थी, वह खुद कुल लागत ही करोड़ों में नहीं थी, तो हम आपको किस प्रकार इतना हाई अमाउंट या इतनी बड़ी राशि दें। इन सभी विवादों से बचने के लिए एक लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज होता है। इस क्लॉज में लिखा होता है कि किसी भी कारण से, मान लीजिए प्रोजेक्ट अगर लेट होता है या निर्माण कार्य किसी कारण से लेट होता है, तो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, उसकी परिभाषा, उसका विस्तार, उसका एक्सटेंट और उसकी सीमा, इस प्रकार की सभी जानकारी निर्माण कार्य शुरू होने के पहले ही अनुबंध में लिख दी जाती है। इससे फ़ायदा यह होता है कि जो मालिक है उसे यह समझाना नहीं पड़ता है कि उसका कितना नुकसान हुआ, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसे यह पता होता है अगर किसी कारण से कार्य में देरी होती है तो उसे कितना कंपनसेशन देना होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है जो हर एक अच्छे अनुबंध में रहता है। आइए अब हम अगले क्लॉज पर बढ़ते हैं जो है पेनल्टी का। पेनल्टी में यह जानकारी रहती है कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो अनुबंध के अनुसार नहीं हुआ है। इस प्रकार की सभी जानकारी यहाँ पर रहती है। इसके बाद आता है क्लोजर, समापन। तो यहाँ पर आता है कि किसी भी अनुबंध को पूर्ण हुआ कब माना जाएगा, कब यह कहा जाएगा कि एक अनुबंध पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ उसे पूर्ण करने के लिए या बंद करने के लिए क्या गतिविधियां हैं जिनका होना अनिवार्य है ताकि यह माना जा सके कि हाँ, यह कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार की सभी जानकारी यहाँ पर रहती है। हो सकता है कि मालिक चाहते हों कि पूरा इंस्पेक्शन एक थर्ड पार्टी से कराया जाए। जब थर्ड पार्टी संतुष्ट हो उसके बाद ही ऐसा माना जाएगा कि अनुबंध पूर्ण हो चुका है और उसे बंद किया जाना चाहिए। तो यह जानकारी यहाँ पर लिखी होगी जिसमें लिखा होगा कि जो भी निर्माण कर रहा है उसे कार्य पूर्ण होने के बाद एक थर्ड पार्टी को बुलाना होगा, थर्ड पार्टी के साथ पूरा निरीक्षण कराना होगा, और जब वह थर्ड पार्टी संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद ही अनुबंध को पूर्ण किया जाएगा और साथ ही साथ उनका जो भी पेमेंट है वह किया जाएगा। इसके बाद एक और जो मुख्य बिंदु है जो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है वह है विवाद का समाधान किस प्रकार किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, समझौता करेंगे, मीडिएशन करेंगे, कंसिलिएशन करेंगे, या फिर आर्बिट्रेशन करेंगे, या फिर हो सकता है कि न्यायपालिका के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। किस प्रकार से किसी भी विवाद का समाधान किया जाएगा, उस प्रकार की जानकारी भी एक अच्छे अनुबंध में रहती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवाद समाधान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार डिस्प्यूट्स या विवाद को अवॉइड किया जा सकता है, और अगर कोई विवाद होता है तो किस प्रकार एक मध्य रास्ता या समझौता निकाला जा सकता है ताकि हमें कोर्ट के पास या न्यायपालिका के पास ना जाना पड़े। इस प्रकार के विभिन्न पहलू कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस प्रकार होता है और क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या तरीके हैं, इस पर हम आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि किसी भी अनुबंध में इस प्रकार के बिंदु रहने से हम सुनिश्चित करते हैं कि कार्य अच्छे से पूर्ण हो। कोई भी निर्माण कार्य होता है, हो सकता है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस या कुछ नई जानकारी हो जिन्हें अनुबंध में लाना ज़रूरी हो, तो वह जानकारी भी अनुबंध में जोड़ी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जानकारी की ज़रूरत ना हो, वह ऑलरेडी पता हो, तो उस प्रकार की जानकारी को अनुबंध से कम भी किया जा सकता है। यह कुछ उपयोगी पुस्तिकाएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।